ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है बायो का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं इस सेक्शन के अंदर आके, तो आपने अपना ये माइंड बनाना है कि मुझे 60 में से एनीथिंग अबव 50 इसमें स्कोर करना है। कि ये बहुत अहम बात है कि बच्चे अगर ये समझ जाएं कि वो किस जगह स्ट्रांग हैं और अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करें, तो उनके लिए जगह बनाना, उनके लिए कम्पीट करना निस्बतन शायद ज़्यादा आसान होगा। तो इट वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसीजन फ्रॉम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि आपने सिर्फ वही पूछना है जो बुक में दिया हुआ है। जबकि अगर आप पहले फिजिक्स करते हुए आए, पहले आपने फिजिक्स किया, वहाँ पे आपने टाइम ज़ाया किया, केमिस्ट्री पे आए, वहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम ज़ाया किया, अब जब आप अच्छे पे आए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव डॉक्टर इबाद विद अस विद आवर एट टॉक। और आज के सेशन में हमें बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि सर आप एमडी कैट के ऊपर बात करें, चूँकि एमडी कैट इज़ अपकमिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months। वेलकम टू द शो डॉक्टर इबाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ऑल गुड सर। डॉक्टर इबाद, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम इन विच वी विल डिस्कस अबाउट एमडी कैट स्पेसिफिकली टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्पेशली द बायो सेक्शन, ये आज का हमारा एजेंडा है कोर। मैं चाहूँगा कि आप क्विकली बच्चों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं। व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू? वैसे मैं डॉ मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया इन 2020, MBBS डॉक्टर हूँ, वहाँ से MBBS ग्रेजुएशन की। राइट नाउ वर्किंग इन AKU एज अ रिसर्च एसोसिएट इन एमरजेंसी मेडिसिन, और साथ ही साथ फर्दर बच्चों की करियर काउंसलिंग करता हूँ। टीचिंग की तरफ लास्ट 3-4 ईयर्स से हूँ और माशाल्लाह से माइंड ट्री अकेडमी का एक पार्ट हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक बैकग्राउंड है। सही सर, आपने बहुत ही हम्बल इंट्रोडक्शन करवाया है। मैं बताता चलूँ कि सर इबाद जो हैं माशाल्लाह ही सिक्योर्ड पोजीशन नॉट ओनली इन मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम बट ऑल्सो इन इंटरमीडिएट एंड माशाल्लाह फिर ये एमडी कैट उस वक्त जब होता था तो उसके ज़रिए से फिर ये DMC गए और माशाल्लाह ही इज़ वर्किंग इन करंटली विद AKU। और माशाल्लाह इनका स्पेशलाइजेशन का प्लान है रॉयल कॉलेज ऑफ UK से, ऐसा ही सर? बिल्कुल। तो इंशाल्लाह सर बेस्ट ऑफ विशेस कि आप और आपका जो प्लान है वो बोन मैरो या किस? ऑर्थोपेडिक सर्जरी, बोन सर्जरी की तरफ है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम एमडी कैट की टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे बायो के हवाले से। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि एमडी कैट के अंदर बायो की कवरेज कितनी है, कितना अहम है, और बच्चे के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है बायो के कोर्स को लेके एमडी कैट के अंदर? आपका बायो का जो कोर्स है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो कि ये साइंस सब्जेक्ट का पार्ट है, दूसरा कि बीइंग आप जाहिर सी बात है हर बंदा डॉक्टर बनने जा रहा है या कुछ मेडिकल से लिंक होने जा रहा है। तो मेडिकल से लिंक होने के लिए अगर आपको बायो पसंद नहीं है तो फिर तो बायो कोई मेडिकल का कोई लिंक बनता नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उन सब का पसंदीदा सब्जेक्ट बायो होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। अच्छा जी, अब बायो का एमडी कैट के अंदर क्या रोल है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली वो तो मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इक्वल मार्क्स रखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं या कम हैं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ हमेशा आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है। सो अगर कोई भी बंदा इस एग्ज़ाम को दे रहा है और उसका फेवरेट बायो है तो उसका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट भी बायो होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका मैक्सिमम स्कोर आप अपना बायो में अचीव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको उसमें मेहनत कम करनी है और आप स्कोर शायद ज़्यादा कर जाएँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, दिल लगा के पढ़ा होता है, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी बनिस्बत इसके कि फ़िज़िक्स में यू हैव टू वर्क मोर। आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में आप फंस जाते हैं, इधर उधर कांस्टेंट भूल जाते हैं, नंबर्स वैल्यूज़ होती हैं, कैलकुलेटर्स होते नहीं हैं वहाँ पे आपके हाथ में, मैनुअल कैलकुलेशंस हैं, तो थिंग्स गेट टफर। लेकिन बायो के अंदर ऐसा नहीं है। बायो के अंदर यू आर प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग। 5th-6th क्लास से लोग बायो में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, मेडिकल वाले। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि बायो के पेपर के अंदर you have to gain the marks from this part of the paper। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है बायो का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं इस सेक्शन के अंदर आके, तो आपने अपना ये माइंड बनाना है कि मुझे 60 में से एनीथिंग अबव 50 इसमें स्कोर करना है। 55, 56, 60 भी हो जाए। तो जैसे मेरे टाइम पे वन आई यूज़ टू गिव NTS, तो उस वक्त जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता था। NTS बनाता था 30 मार्क्स का बायो, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री, 30 मार्क्स का फिज़िक्स, और उसके बाद इंग्लिश होता था। तो मैंने बायो में 30 में से 29 स्कोर किया। तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ पे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ कर दें आप, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता फिज़िक्स में जाके आप फंसे
ठीक है, देखो एक मैं वो बात तो कभी भी नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल फिजिक्स में गिर ही जाएँ कि 10 नंबर लेके आ रहे हो 30 में से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे 20 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो दिस बायो विल एटलीस्ट कंपनसेट फॉर यू। सही। ये अगर आपने यहाँ 30 में से और मेरे साथ ये हुआ था, मेरे फिजिक्स में अराउंड 22 या 23 सही हुए थे, यानी 8-9 मैंने गलत किए थे। तो 8-9 गलत करने का मतलब ये था कि मैंने अच्छा खासा नंबर गलत कर दिया। अब ये सोचें कि अगर मैं यही 8 फिजिक्स में भी गलत करूँ, 8 केमिस्ट्री में भी गलत करूँ, देन 8 बायो में भी गलत करूँ, तो ये 8 × 3 24 बन जाते हैं, यानी 24 मार्क्स आपने खड़े खड़े लूज़ कर दिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप बायो में मैक्सिमम स्कोर कर दें। मैंने वहाँ 29 कर दिया तो मैंने अपने आप को सेव कर लिया। केमिस्ट्री में मैंने 27 कर लिया, अपने आप को सेव कर लिया। अब मैं जब फिजिक्स पे आया तो आई वॉज नॉट वरिड कि चलो यार, अगर मुझे यहाँ पे बस मेरा टारगेट था कि एनीथिंग अबव 20 इज़ द गुड मार्क्स, मुझे यहाँ से मैं कर जाऊँगा इसको ईजिली। सो बायो आपका जो भी आप टारगेट सेट करते हैं, जैसे मेरे टाइम पे द टारगेट वॉज कि यार 80 से ऊपर NTS के अंदर लेना है कुछ भी करके। जो मेरी परसेंटेज बनती थी इंटर की, मैट्रिक की, उसको जब मैंने कैलकुलेट किया और फिर लास्ट ईयर डाउ का मैंने रेट देखा कि भाई किस परसेंटेज पे लोग गए थे, तो मुझे नज़र आया कि अगर मैं 80 स्कोर करता हूँ या इवन 75 से भी प्लस में स्कोर करता हूँ तो मैं सक्सेसफुली डाउ की लिस्ट में आ जाऊँगा। तो उस वक्त मैंने ये टारगेट किया कि यार अगर मैं अपने इस 100 मार्क्स के पेपर में बायो में 30 कर जाता हूँ और केमिस्ट्री में 25 कर जाता हूँ तो 55% मार्क्स तो मैंने यहीं सेव कर लिए। इंग्लिश में 14-15 नंबर लूँगा तो 70 तो मेरे यहीं पे सेव हो गए। अब फिज़िक्स में अगर मैं 30 में से 10 भी कर गया तो मैं 80 करके अंदर होता हूँ। खैर दैट वाज माय कैलकुलेशन, बिकॉज मेरी जो इंटर की परसेंटेज थी वो हर बच्चे की नहीं होगी। तो आपको अपने ग्राउंड्स के ऊपर बैठ के डिसाइड करना है। लास्ट ईयर की अपनी एडमिशन लिस्ट निकालो, देखो कहाँ पे जाके एडमिशन्स हुए हैं और उस एडमिशन्स के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि डाउ में किस परसेंटेज के ऊपर जाके एडमिशन्स हो रहे थे। नाउ यू हैव टू ऐड एटलीस्ट 5% इन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस साल 75 पे एडमिशन हो गया था, आप ये टारगेट करो कि मुझे अब इस ईयर 80 से ऊपर लेने हैं, क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी या इजीनेस चेंज होती रहती है। अगर पेपर इजी आ गया तो हो सकता है 80 पे चला जाइए, डिफ़िकल्ट आ गया तो हो सकता है 70 पे भी आ जाए। तो 5 प्लस माइनस होता है। यू शुड ऐड 5। 80 मार्क्स का आप एक माइंड बनाओ कि 80 मुझे लेने हैं। उसके अंदर बायो का रोल आई थिंक सबसे वाइटल होगा, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ है, आपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल थी कि मुझे अभी भी याद है कि 2016 के अंदर जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी पाकिस्तान इंडिया की, तो एक क्रिकेटर थे, मैं उनका तबसरा देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी आज इंडिया ने अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेला, इंडिया ने दूसरी टीम को उसकी वीकनेस पे हराने की कोशिश की। वाह। ठीक है, तो अगर दूसरी टीम को वीकनेस पे आप हराने के लिए जाएंगे, हो सकता है उसने अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लिया हो, सही। वो आपको वीकनेस अपनी ट्रेस करने का मौका ही ना दें। सही सही। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या थी कि वो 2016 के उस चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर चेस करने के लिए गए थे। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ ज़रूर है चेस करना, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की भी बॉलिंग अच्छी है, उनकी स्ट्रेंथ ये है, आप उनको उनकी स्ट्रेंथ आजमाने का मौका दे रहे हैं। वो पहले आके बैटिंग करते, 350-400 रन का टारगेट करते, फिर पाकिस्तान अपनी वीकनेस पे टेस्ट होता है कि 350-400 चेस करो, उन्होंने उठा के उसको दूसरी तरफ से खेलने की कोशिश की। तो कभी भी आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, पेपर की वीकनेस या दूसरे की वीकनेस के ऊपर जाके नहीं खेलते। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैं 2014 में एमिरेट्स एयरलाइन में था और वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ टॉक्स होती थी, बाहर से बहुत एक्सपर्ट्स आते थे, दुबई के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक ऑथर आया था, उसने एक किताब लिखी थी और उसने किताब का उसका टाइटल ये था, उसका जो सारा खुलासा था वो इस बात पे था कि लोग अमूमन क्या करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपनी वीकनेस की लिस्ट बनाते हैं और कहते हैं हम अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करेंगे। तो उसका ये पूरा एनालिसिस था कि वीकनेस एक तरफ, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने में लग जाएंगे तो उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो कहीं ज़्यादा है। तो हम अमूमन बच्चे से भी सवाल करते हैं तो हमारा देखने का ज़ाविया ये होता है कि तुम किस सब्जेक्ट में वीक हो। हम बच्चे से ये सवाल नहीं करते कि तुम किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। तो स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना आसान है, वीकनेस को ओवरकम करना मुश्किल है। तो जो आपने बात की मैं बिल्कुल उसी को फर्दर बिल्ड करूँगा कि ये बहुत अहम बात है कि बच्चे अगर ये समझ जाएं कि वो किस जगह स्ट्रांग है और अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करें तो उनके लिए जगह बनाना, उनके लिए compete करना निस्बतन शायद ज़्यादा आसान होगा। डेफिनेट बात है, क्योंकि आप जब बायो में आप हैं तो बेसिकली आप बायो में इसीलिए हैं कि बायो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं थी
या आप अपनी वीकनेस पे खेलना चाहते हैं तो फिर जाके फिजिक्स पे खेलें ना, सही। फिर आपकी या फिर मैथ्स पे खेलें और वीकनेस पे चले जाएं। फिजिक्स तो चलें, फिर भी साइंस वाला पढ़ता है, आप बिल्कुल मैथ्स पे चले जाएं, इंजीनियरिंग चले जाएं। आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे होते हैं। तो रीज़न यही है कि आपको पता है कि इस बायो में आप मज़ीद अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा ग्रूम कर सकते हैं। वरना अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम वीकनेस पे प्ले करें तो मैथ्स में जाके प्ले करें। सो दिस इज़ ऑल थिंग्स कि ये बड़ा सिंपल सा एक फिनोमेना है। तो बायो इज़ समथिंग कि जहाँ पे आपने स्कोर करना है। पेपर 50 मार्क्स का आपका बायो का आता है, 60 का आता है, 30 का आता है, जो भी आता है, आपने ये स्कोर समझना है कि मुझे इसमें 90% से ज़्यादा करना है ताकि मैं आगे से उसको कंपनसेट कर सकूं। खुदा ना खास्ता आगे पेपर अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पेपर में आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। बुरा हुआ तो ये बायो आपको बचा लेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हमें ये बताएं कि चूँकि MCQs कहीं से भी आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किताबें हैं, तो क्या पूरा किताब पढ़ना ज़रूरी है? बुक रीडिंग कितनी हद तक इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या है? थोड़ा सा इस तरफ बताएं हमें। देखिए, बुक रीडिंग्स जो है ना, देयर शुड बी अ गुड स्टैंडर्ड बुक फॉर बायो, दैट्स ऑल। अच्छा, गुड स्टैंडर्ड बुक किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट कवर्स ऑल द टॉपिक्स दैट आर इन योर कोर्स इज़ अ गुड स्टैंडर्ड बुक। तो डेफिनेटली जो आप PMC का सिलेबस है उसकी जो कवरेज आपको जहाँ से मिल रही है अच्छे तरीके से, वो आपका आप वो बेसिकली बुक्स, बुक है। तो मैं किसी इन पर्टिकुलर किसी पब्लिशर की बुक रिकमेंड नहीं करता कि भाई कोई इसकी जाके ले लेना, उसकी जाके ले लेना, कि फ़लाँ कलर, आजकल रंग बिरंगी बुक मिल रही है बुक स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो वो, हाँ, वो एक ज़माने में गेस्ट पेपर भी चला करते थे, तो वो बड़े कलरफुल चीज़ें आती थी, गेस्ट पेपर्स आते थे, ये आता था, वो आता था। सो आई वोंट रिकमेंड दैट, बट ये है कि अपने एटलीस्ट जो भी बोर्ड है आपका, द बोर्ड इन विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ, क्योंकि फिर वही बात है कि वो बुक आपने शुरू से पढ़ी है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप उस बुक पे इतनी ग्रिप हासिल कर लें कि आप उसको बेस्ट पे ले जाएं, तो कहीं का भी पेपर आ रहा हो, किसी भी जगह से आ रहा हो, आप एटलीस्ट 90% उसमें स्कोर कर जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, ए लेवल्स वाले ये गलती ज़्यादा करते हैं वैसे, वो अच्छा। हाँ, फेडरल की जाके बुक खरीदते हैं या सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक खरीदते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपके ए लेवल से वो आराम से हो सकता है, पर सही। आप क्यों एक ऐसी बुक को पढ़ने जा रहे हैं जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है? ठीक। ये PMC रिकमेंड नहीं करता। देखें, PMC ने आपका क्यों कोर्स वही रखा जो आपके इंटरमीडिएट का कोर्स था, ताकि आप वही बुक पढ़ें। अगर वो चाहते तो कोर्स को तब्दील कर सकते थे, कोई और कहीं और से टॉपिक्स ला के डाल सकते थे कि भाई हम ये नहीं, हम इस तरह से कवर करेंगे। दे आर नॉट डूइंग दैट। वो इसीलिए नहीं कर रहे कि दे आर आस्किंग यू टू रीड योर ओन बुक। हाँ, लेकिन सर अगर सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर वो कुछ टॉपिक्स शामिल नहीं है तो यहाँ के बच्चे के लिए, सिंध के बच्चे के लिए तो फिर वो फेडरल को उसको पढ़नी पड़ेगी ना सर। बिल्कुल, लिस्ट डाउन कर लें आप टॉपिक्स को जो है लिस्ट डाउन करें, और आप बुक से आप फेडरल की जाके बुक पढ़ सकते हैं। आप अपने टीचर से जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, कि ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं एंड वी वांट यू टू कवर दिस एज वेल। हो सकता है वो आपके जो है टॉपिक्स कवर भी करवा दें और आपको बुक तक लेने की ज़रूरत ना पड़े, टीचर से ही कवर हो जाए वो टॉपिक आपका। सो इट डिपेंड्स टोटली कि आपका सिनेरियो क्या है। अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है, घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो ठीक है, वो फिर उन टॉपिक्स के लिए बुक ले ले। अगर कोई स्टूडेंट है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, रोज़ाना जाता है, तो वाई नॉट टू गो टू योर टीचर एंड जस्ट टेल हिम अ टॉपिक, एक टॉपिक या 2 टॉपिक वीक में, सारे एक साथ नहीं लिख के लेके जाओ, 1-2 टॉपिक्स बोलो सर थोड़ा आगे पीछे ये वो करके मुझे ये 2 टॉपिक्स थोड़े से समझा दें। सो आई डोंट थिंक कि कोई टीचर ऐसा होगा जो मना करेगा। सही। तो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आप, क्योंकि बायो के जो पेपर है वो आता ही बुक से। मुझे एक दफ़ा याद है, एक फ़ैसला हुआ था हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, ये मुझे याद नहीं करेक्टली, एक फ़ैसला हुआ था कि एवरीथिंग इन MCAT एग्ज़ाम और NTS एग्ज़ाम, ये NTS के लिए हुआ था जब एट दैट टाइम NTS था, तो NTS ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आउट ऑफ द सिलेबस पूछे थे। जो शुरू में ये स्टार्ट हुआ था 2009 या 7 की बात है, ये 7 या 9 की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। तो इट वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसीजन फ्रॉम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि आपने सिर्फ वही पूछना है जो बुक में दिया हुआ है। और उसके बाद एक 2011 या 12 में आई थिंक एक अपील गई थी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी फला क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक आया था। तो जो जज साहब थे, उन्होंने NTS के जो लॉयर थे उनसे कहा था कि आप एग्जैक्टली हमें बुक का रेफरेंस नंबर ला के दें कि ये आपने किस जगह से उठाया था। तब जाके वो अपील खारिज हुई थी, यानी वो अपील पे डिसीजन हुआ था, उसको वो किया था। तो बुक से बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, जो भी आना है वो बुक के अंदर से ही आना है। सो बुक के अंदर वही कर सकता है जिसने बुक को सही तरह से पढ़ा है। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड यू कि आप जो है बुक को कम अज़ कम NTS या MD-CAT के लिए 2 से 3 दफ़ा बुक की रीडिंग ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के लिए ख़ास करके। बायो का पेपर आना ही आपके बुक से,
ये पेपर बाहर से नहीं आ सकता, क्योंकि वही बात है कि फ़िज़िक्स में आप थोड़ी बहुत चीज़ों को ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं और कोई भी कोर्ट नहीं पकड़ सकता इस बात को। लेकिन बायो का ऐसा होता है ना कि वो ये कहते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर वर्ड था ये कहाँ से आपने उठाया, इसकी डेफिनेशन। तो रेफरेंस देना जो है ना वो बायो में बड़ा आसान हो जाता है कि भाई ये फ़लाँ रेफरेंस से हमने उठाया था, और समझना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि भाई बुक को अपनी 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट रीड करें। अच्छा सर, आप अक्सर एक बात ये कहते हैं, मैं चाहूँगा आप उसको ज़रूर हाईलाइट यहाँ पे करें। आप ये बात कहते हैं कि बायो का जब बच्चा कोई क्वेश्चन देखता है तो जो जिसने अच्छी बुक रीडिंग की होती है उसको देखते ही वो स्कैन कर जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये किस जगह से आया था। तो 50% ऑफ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो वहीं पे आपको इजीली अचीव हो जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर असल में मैं बताऊँ, इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पास पेपर तो MCQ बेस्ड है, 4 या 5 नीचे ऑप्शंस होंगे, ABCDE। इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ही राइट ऑप्शन है। अच्छा, NTS की एक बहुत अच्छी आदत है, वो ये है, या MDCAT की, कि दे यूज टू कीप अ वाइड स्पेस बिटवीन द ऑप्शंस। यानी वो ऐसा नहीं होता कि 2 ऑप्शंस बिल्कुल मिलते जुलते हों, उनके दरमियान अच्छा खासा गैप होता है। अच्छा खासा समझने वाले के लिए अंदाज़ा है कि भाई उसमें अच्छा खासा गैप है। यानी अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि आँखें कहाँ पे हैं, तो ऑप्शन A होगा सर पे, ऑप्शन B होगा पेट पे, ऑप्शन C होगा पीठ पे, ऑप्शन यानी हाँ, इतनी वाइड डिमार्केशन होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाके करीब करीब जाके यानी लग जाए। BCQs नहीं है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते, बेस्ट चॉइस नहीं, आंसर्स नहीं हाँ। होते कि जो डिस्ट्रैक्ट करें, रादर आसान होते हैं। आसान होते हैं। तो आपने ना अगर आप इस बुक रीडिंग की हुई पर्टिकुलर थी, अगर आपने बुक पढ़ी हुई थी सही तरह से, तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जाएंगे और फिर आप ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब किसी ने अगर मैंने आँख का सवाल देखा कि आँख कहाँ है, तो मुझे इतना तो कम से कम याद आ जाएगा कि यार ये मैंने कहीं सर वाले चैप्टर में पढ़ा था। सही है, ठीक है, तो मैं उस ऑप्शन में वो ढूंढूंगा जो सर से लिंक्ड हो। सही है, सही है। अब वो फोरहेड हो सकता है, वो फला हो सकता है, ऑर्बिट हो सकता है, लेकिन वो फिर मैं अपने आप को उस ऑप्शन पे जाके स्पेसिफाई कर दूंगा। तो मुझे अगर नहीं भी आता होगा ना, तो अल्टीमेटली मुझे कुछ आइडिया से एक इंटेलिजेंट गेस एटलीस्ट मैं बना लूँगा जो कि 70-80% टाइम्स राइट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने बुक ऐसी रीड की हो कि आप उस टॉपिक तक पर्टिकुलर पहुँच जाएँ फ़ौरन। वो टॉपिक तक अगर आप पहुंच गए तो आप खुद ब खुद कनेक्ट कर लेंगे अपने माइंड के अंदर कि यार ये वहाँ पढ़ा था और ये ऑप्शन है जो मेरे उस टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहा है, या ये भी साथ साथ उसके पढ़ा था जो ऑप्शन मैं देख रहा हूँ। सही वो आपका राइट आंसर होगा। सही। अच्छा देखें सर, बच्चा जाके बैठ गया इस वक्त और उसके सामने पेपर मौजूद है, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, बायो भी है, कौन सी चीज़ को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए? मैं पर्सनली समझता हूँ कि आपने पहले बायो की तरफ जाना चाहिए। वैसे ये क्या वजह है सर मेरी अपनी टेक्निक है। इसकी रीज़न ये है कि वही बात कि बायो में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे आखिर में आते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, वो फिज़िक्स से स्टार्ट करता है, फिज़िक्स में उसने फॉर एग्जांपल 70% क्वेश्चन सही किए, 30% गलत हो गए, या 60% सही किए, 40% गलत हो गए। ठीक है, अच्छा, अपना अब उस गलत के चक्कर में उसने टाइम भी काफ़ी लगाया होगा। सही है, वो बार बार कैलकुलेट किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। कैलकुलेटर वहाँ होता नहीं है, तो कैलकुलेशन भी आपने मैनुअली रिपीट करनी है। तो 2/2 भी अगर आप 3 दफ़ा करें तो 1 मिनट लग जाता है। तो उसने काफ़ी अपना टाइम इस पर भी ज़ाया कर दिया होगा। तो जब वो अल्टीमेटली एंड में बिल्कुल बायो के ऊपर आके खड़ा होगा ना, तो जहाँ पे वो 90% ले सकता था, वहाँ के लिए उसके पास टाइम ही हार्डली 40-50% बचा हुआ है। अब वो टाइम से मारा गया है, वो क्या करेगा कि वो पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करेगा, जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेगा। उस चक्कर में ये होगा कि जो मैक्सिमम स्कोरिंग स्पेस है वो वहाँ से भी चला जाएगा। वहाँ पे भी उसको पता चला है कि जहाँ 90 स्कोर हो सकता था, वहाँ पे वो 70-75% स्कोर कर रहा है। तो ये 15% का डेफिसिट अगर आपने बचाना है, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप पहले बायो को अटैम्प्ट करें। उस वक्त आपके पास टाइम होगा। अगर आपने 60 में से या 50 में से 45 या 60 में से 50 मार्क्स अटैम्प्ट सही कर दिए, एक मेंटल पीस आपका आ जाएगा कि अब मैं एटलीस्ट सेफ साइड पे हूँ। मतलब अगर मैं एक तरह से ना, आपको एक समंदर में कूदते हुए एक लाइफ जैकेट आपके ऊपर होगी कि आपको यार हाँ ठीक है, मैं डूब तो नहीं सकता कम से कम। सही, ठीक है। जबकि अगर आप पहले फिज़िक्स करते हुए आए, पहले आपने फिज़िक्स किया, वहाँ पे आपने टाइम ज़ाया किया, केमिस्ट्री पे आए, वहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम ज़ाया किया, अब जब आप अच्छे पे आए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा। और वही जो आपकी बात कि आपकी स्ट्रेंथ ही बायो फॉर एग्जांपल, हाँ, तो वहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा, बिल्कुल। और वो कॉन्फिडेंस आपको पूरे पेपर के अंदर बड़ा हेल्प करता है। अगर आप शुरू से ही आपकी फीलिंग लो हो गई तो फिर वो पूरे पेपर पे उसका इम्पैक्ट बड़ा गलत पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे अपने जब मेरे टाइम पे तो खैर NTS होता था, तो मुझे याद है कि बायो में मैंने कर लिया, केमिस्ट्री मैंने कर लिया, एंड पे मैं फिज़िक्स पे आया।
तो फिज़िक्स के अंदर शुरू का पहला सवाल ही बड़ा मुश्किल था। वो बॉल की थी और उसकी बॉल की वेलोसिटी निकालनी थी, और वो इम्पैक्ट के बाद जो थी उसकी वेलोसिटी निकालनी थी, तो वो मतलब निकल नहीं रही थी। तो मैंने हार्डली 1 मिनट ट्राई किया उसको निकालने का। मैंने कहा बस ठीक है 1 मिनट करके इसको देखते हैं, अगर हो जाता है। नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, पहला सवाल छोड़ा। दूसरे पे गया, दूसरे पे भी कुछ ऐसा ही था, वो भी छोड़ दिया। तीसरा फिर मुझे वहाँ से आना शुरू हुआ, तो शुरू के 2-3 सवाल मैंने छोड़ दिए। तो मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मैं इतने मेंटल पीस में था कि मुझे पता था कि मैं अगर 80 मार्क्स का पेपर 70 मार्क्स का पेपर अब तक कर चुका हूँ, तो इसमें से मैं 70 में से अराउंड 55 या 60 तो स्कोर कर चुका हूँ। तो अब मुझे इस साइड पे सिर्फ 20 चाहिए। तो मेरे पास चांस है कि मैं 30 में से एक सवाल छोड़ के 2 करूँ। मैं इतनी अपॉर्चुनिटी में खड़ा हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी, मेंटल पीस जो था मेरे पास, वो इसी वजह से था कि यार मैंने इतना कर लिया है, ठीक है। अच्छा, मेरे टाइम पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, तो हम गलत से वैसे भी बहुत बचते थे कि नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे और कट जाएंगे 0.25। सही है। तो हम लोग छोड़ते थे, हम लोग टू बी ऑनेस्ट अगर ज़रा सा भी चांस ही लेते थे, क्योंकि चांस में फिर यही होगा ना कि आपकी वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। एक नंबर तो मिला ही नहीं और 0.25 और चला गया उसके साथ। तो इसलिए हम लोगों का ये होता था कि भाई इफ़ यू आर श्योर देन अटैम्प्ट, अदरवाइज डोंट अटैम्प्ट, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए फिर उनको अटैम्प्ट नहीं किया था। जहाँ पे चलो कुछ थोड़ा चांस था वहाँ पे कर लिए थे। तो खैर, बट द थिंग इज़ कि आपने इसी तरह से जो है ना अपने पेपर को कैरी करना है कि फ़र्स्ट यू हैव टू गो विद द बायो, ताकि आप मेंटली रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद आप केमिस्ट्री करें, फिर फिज़िक्स आता है, फिर इंग्लिश आता है। इंग्लिश आप चाहें तो पहले कर लें अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन छोड़ता हूँ। कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बड़ी जल्दी से निकालते हैं। कुछ की इंग्लिश थोड़ा सा वीक होती है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, वो कोई मसला नहीं है। इंग्लिश और फिज़िक्स में आप इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश भी पहले करें, फिज़िक्स को सबसे आखिर में जाके करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप अपना ना बस आप ये माइंड में रखें कि मुझे ना पेपर की चाहे बेल भी बज जाए ख़त्म होने की, जब पेपर की बेल बजे तो आपका 80% पेपर कंप्लीट हो, फिर आप एटलीस्ट आप उतने ख़तरे में नहीं खड़े हुए होंगे। तो जो मैं आपकी बातों से समझाऊँ, वहाँ पे मुझे 2-3 बड़ी अहम बातें मिली हैं। वो ये कि बायो का पेपर जब आप स्टार्ट करते हैं बायो के साथ, तो आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आप की फीलिंग अच्छी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, या आपका स्ट्रेंथिंग एरिया है, तो कम से कम आपकी जो स्टार्ट है वो एटलीस्ट बेहतर होगा टेस्ट का। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास टाइम अच्छा आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुरू में जब बायो आप क्विकली कर सकते हैं, शायद एक सवाल को आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फिज़िक्स के अंदर आपको एक सवाल के अंदर शायद 1 मिनट या उससे ऊपर भी लग सकता है। बिल्कुल। तो आपके पास कम से कम मेजॉरिटी आपने सवालों को कम टाइम के ऊपर अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो ये आपको एक बड़ा मार्जिन मिल जाता है इस लिहाज से। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें ना दे आर सब्जेक्टेड टू एवरी स्टूडेंट्स ओन स्किल, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी केमिस्ट्री उसकी बायो से भी ज़्यादा अच्छी जाती है, तो वो केमिस्ट्री पे पहले अटैम्प्ट कर सकता है। नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। ये आपको कैसे स्किल डेवलप होगी? ये स्किल डेवलप होगी प्रैक्टिस से। जब आप सेक्शंस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और विद इन द टाइम प्रैक्टिस करेंगे, यानी एक वो प्रैक्टिस होती है कि हम पेपर लेके बैठ गए और करते जा रहे हैं, कोई टाइम को कोई देखने की कोई देख ही नहीं रहा है, टाइम बाउंड नहीं है, टाइम बाउंड नहीं होके, ठीक है। तो उसमें आपने एक सवाल में 4 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, आपकी मर्जी थी, आप उसमें चलते चले गए। पेपर तो टाइम बाउंड होगा, तो टाइम बाउंड होके प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ आएगा। सही, जनरलाइज सेंस में नहीं कि लोग करते रहते हैं और बस चलता नहीं है पेपर आगे। सही सही सही। अच्छा सर, इसमें बाज़ चीज़ें जो सवालात आते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के, इसमें कभी हेरिडिटी चार्ट आपको बनाने को दिया जाता है, उसमें कभी लोग टेबल्स बना रहे होते हैं, कभी वो फॉर्मूला के थ्रू उसको कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जहाँ पे आपको थोड़ी सी वर्किंग रिक्वायर्ड है, अब MCQs के अलावा कुछ आपको वर्किंग करनी है, तो वहाँ पे आप किस तरह सजेस्ट करते हैं कि बच्चे किस तरह से उस वर्किंग को कर सकते हैं? इसमें ये है कि हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको ना पेपर वर्क की नीड पड़ जाती है। फॉर्मूला लग रहा है या कुछ भी इस तरह का कुछ हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसमें एक तरीक़ेकार ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो पेटेंट होते हैं, यानी वो चलते चले आ रहे हैं सदियों से कि इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने उन पेटेंट क्वेश्चंस को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जैक्टली कॉपी होंगे लास्ट ईयर के, स्कीम वही होगी, पैटर्न वैल्यूज़, हाँ पैटर्न वही होगा, वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वैल्यूज़ ऊपर नीचे होंगे, ये उनका हक है करने का। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक तरीका ये, जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ को हम जब डिस्कस करते हैं तो एक बड़ा सा चार्ट बनता है 16 बॉक्सेस का, और वो 16 बॉक्सेस के चार्ट पे हर जगह पे आपने मेंडल की एक एक जनरेशन को प्लांट करना होता है। अब उसका एक आसान तरीका ये है
कि या तो मुश्किल वही है कि आप पूरा चार्ट बनाएं एग्ज़ाम में बैठ के और उसको करें, उसमें आपका तकरीबन 2.5-3 मिनट लग जाना है एक क्वेश्चन पे। तो आप ये ना करें, आप क्लियर कट जो फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अगर एक हेट्रोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस क्रॉस हो रहा है तो इसके अंदर रेशो हमेशा जनरेशन में 3:1 का आना है। तो आप 3:1 याद रख लें। आप ये देखें कि क्या क्वेश्चन में जो मुझे मिला है वो हेट्रोजाइगस जनरेशन है, आपने देखा हाँ ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस हैं, रेशो मस्ट भी 3:1। 3:1 पे रखते हुए और फिर वही मैंने कहा कि ऑप्शंस में वाइड गैप होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन 3:1 हो, दूसरा 3:2 हो, तीसरा 2:1 हो, बड़ा गैप होगा, एक 3:1 होगा, एक 9:1 होगा, एक 16:4 होगा। तो आपने वहाँ से उठा के अब अंदाज़ा लगा लेना है कि ठीक है व्हाट वी आर डूइंग और हम किस तरह से जो है वो कर रहे हैं। ये सिंपलेस्ट वे है बड़े क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का कि जस्ट रिमेंबर कि आपका फॉर्मूला क्या। सही, ये बेस्ट वे है। सही सही सही। लाजमी तौर पे हेरिडिटरी चार्ट और इस तरह के सवाल हर साल रिपीट हो रहे होते हैं और आ रहे होते हैं। पेटेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेटेंट क्वेश्चंस हैं और ये इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 हर साल आते हैं। तो जब आते हैं तो आपका बेहतर ये है कि आप इसके लिए पहले से अपने आप को प्लान रखें और याद रखें चीज़ों को। अच्छा सर, जो सवालात आते हैं कि जहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है, चीज़ों को प्लॉट करना होता है ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर, उनको अटैम्प्ट करने का बेहतर तरीक़ेकार क्या होगा? उनको अटैम्प्ट करने का एक सबसे बेहतर तरीक़ेकार तो ये है कि जब आपने उस टॉपिक को पढ़ा था, यानी बेसिकली ग्राफ तो एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सप्लेनेशन को ग्राफ आसानी से रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास या तो प्लॉट करने के लिए आता है या वो आपको ख़ुद से प्लॉट करके दे देते हैं और कहते हैं कि अब हमने आपको प्लॉट करके दिया है, आप बताएं कि इसमें कौन सा फिनोमेना है, क्या बढ़ रहा है तो क्या कम हो रहा है। मैं ग्राफ का बेसिकली फंक्शन यही है कि एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी पे क्या उसका इफेक्ट आता है। ठीक है। सो अब आपने इसमें ये करना है कि एक मुश्किल तरीका ये है कि आपने ये ग्राफ बना के देखना है। आसान तरीक़ेकार ये है कि आपने जल्दी से ग्राफ को देखा और उस पर एक नज़र डाली। उस पर एक नज़र आपने क्या डाली कि जी आपने फॉर एग्जांपल ग्राफ का कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट उठा लिया, वाई एक्सिस पे आपने देखा जो मुझे ग्राफ मिल रहा है वो कहाँ पे, उस वैल्यू को जल्दी से आपने डबल किया और फिर देखा कि उधर लाइन पे क्या चेंज आ रहा है। आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि क्या इसकी वैल्यू को डबल करने से जिस वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हैं वो 4 टाइम्स बढ़ रही है, 16 टाइम्स बढ़ रही है, कितनी टाइम्स बढ़ रही है। ठीक, दैट्स अब आपको एक रफ फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, आप फ़ौरन अपने क्वेश्चन के ऊपर आएँ, आगे देखें कौन सा ऐसा ऑप्शन है। और क्योंकि मैंने बताया कि वाइड गैप होंगे, ऐसा नहीं है कि एक 2 टाइम्स हो, एक 3 टाइम्स हो, ऐसा गैप होता है कि एक 2 टाइम्स होगा, एक 6 टाइम्स होगा, एक 10 टाइम्स होगा। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यार ये ऑप्शन जो है ना, मैंने अभी ग्राफ में देखा था कि वो तकरीबन एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी 4 टाइम्स बढ़ रही थी। ये ऑप्शन है जो तकरीबन 4 टाइम्स के अराउंड आके बढ़ रहा है। तो आप बड़ा इजीली फिर उसको आप जो है ना मैनेज कर सकते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस को। तो द बेस्ट वे इज़ कि आप ग्राफ में बनस्बत इसके कि वैल्यूज़ को प्लॉट करें या वैल्यूज़ उसमें से निकालने की कोशिश करें, आप सिर्फ ये देखें कि क्या फ़लाँ वैल्यू को रेस करने से ग्राफ में कितना % का राइज आ रहा है, ठीक या कितना वो वैल्यू बढ़ रही है। अगर वो 4 टाइम्स बढ़ रही है, ठक से ऑप्शन पे आए, फ़ौरन देखें जी 4 टाइम्स किसके अंदर है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 टाइम्स रेज हुआ हुआ, वो आपका। तो ये ट्रिक्स हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर ना आप अपनी ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ये आपकी स्मार्टनेस है जो आपने यूज़ करनी है और यही आपको टाइम भी सेव करेगी आगे फिर फिज़िक्स वगैरह के लिए। अच्छा सर, इसी तरह जो लिविंग थिंग्स की डायग्राम्स होती हैं वहाँ आप जो बात करते हैं कि लेबलिंग करनी चाहिए, हाँ, इस तरह के लेबलिंग एक इसका तरीक़ाकार जो मैं करता था ना वो ये करता था कि जब जैसे हमारी बुक्स, जैसे पुरानी जो बुक्स थी उसमें लेबलिंग की या उसमें डायग्राम्स की बड़ी कमी थी। अब जो बुक आई है उसमें बहुत हद तक लेबलिंग साफ़ सुथरी हुई हुई है, अच्छी लेबलिंग्स हुई हुई है। पहले की बुक में ब्लैक एंड वाइट होता था, लेबलिंग कोई ख़ास होती नहीं थी, डायग्राम समझ में नहीं आ रही होती थी, तो वो डायग्राम NTS भी देता ही नहीं था, या जो MD CAT अब जो चल रहा है वो भी नहीं देता था। NTS ने तो कभी वो दी ही नहीं अपने ज़माने में भी। अब क्योंकि डायग्राम आसान है तो आप ये करो कि जैसे आप फॉर एग्जांपल चीज़ को पढ़ते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल के जो डिस्कस हो रहे हैं। कभी सेल मेम्ब्रेन डिस्कस हो रही है, कभी सेल वॉल डिस्कस हो रही है, कभी न्यूक्लियस डिस्कस हो रहा है। आप उसको पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो एक डायग्राम बनाओ, बनाते जाओ, टॉपिक पढ़ते के साथ साथ एक बड़ा सा पेपर लो A4 साइज़ का, उसमें एक डायग्राम बनाते जाओ। उसमें सबसे पहले सेल वॉल बना लो, अभी क्योंकि तुमने सिर्फ सेल वॉल पढ़ा है, सेल वॉल बना लो। उसके बाद फिर आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे, फिर सेल मेम्ब्रेन बनाओ। एंड में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायग्राम तैयार होकर सामने आ जाएगी आपके, जो कि वेल लेबल्ड होगी। उस डायग्राम को अब आपने समझ भी लिया है, उसकी डिटेल्स को भी आपने समझ लिया है
और उसकी लेबलिंग को भी आपने समझ लिया। तो नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि अब चाहे वो सेल वॉल के बारे में लाइंस के अंदर पूछे, चाहे वो डायग्राम के अंदर पूछे, आई कैन आंसर इट इन बोथ वेज। ठीक है, सो दैट इज़ द वे जो आपने तरीके से अगर इसको करना है डायग्राम्स को, जो आपकी ख़ुद की बनी हुई डायग्राम्स हैं, आपकी समझी हुई डायग्राम्स हैं, तो यही डायग्राम्स जो हैं वो एग्ज़ाम में भी अक्सर आ जाती हैं, टकरा जाती हैं आपको। सही 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 सही। अच्छा सर, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स की कवरेज ज़्यादा अहम होती है या ज़्यादा उसका पार्ट होता है, या किन टॉपिक्स को किसी हद तक स्लाइटली निगलेक्ट किया जा सकता है, या आप एटलीस्ट किन टॉपिक्स पे ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं और किन पे कम कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि स्लाइट निगलेक्ट किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो मैं इसलिए चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि कोई सुनने के बाद ये ना हो कि वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दे उठा के। और फिर बाद में कहते सर मैंने आपकी पॉडकास्ट पे ये सुना था और देखें 2 सवाल आ गए इसके और आपने कहा था इसको निगलेक्ट कर। बिल्कुल, तो वो निगलेक्ट नहीं करना, स्लाइटली निगलेक्ट से मुराद ये कि जैसे मैंने कहा कि भाई आपने टॉपिक्स एफर्ट करना, हाँ 3 दफ़ा पढ़ना है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप एक दफ़ा भी पढ़ के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इनको बिल्कुल ही छोड़ दें उठा के। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स आते हैं ना, वो आपके नॉर्मली सेल स्ट्रक्चर, सेल के बारे में हो गया, और एंजाइम्स के बारे में हो गया, ह्यूमन सिस्टम का जितना भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये आपने सारा जो है वो डिटेल से पढ़ना होता है। इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये आपने डिटेल से पढ़ने हैं ये पार्ट। जो निगलेक्ट आप कर सकते हैं वो एक एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है जो आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। देखिए, नंबर्स हमेशा से वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने सिंध में फॉर एग्जांपल अपनी सारी तालीम हासिल की, उसने सर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसने बुक पढ़ी है। एक बंदे ने फेडरल में अपनी सारी तालीम हासिल की और उसने फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ी है। अब नंबर्स में फ़र्क, एक बुक लिखती है कि जी पाकिस्तान में जो है ना वो फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर चिड़िया जो है वो 12% पॉपुलेशन रखती है। एक बुक लिखती है कि जी चिड़िया की पॉपुलेशन 9% है। तो अब ये जो परसेंटेज वाला मामला है ना, ये दोनों बुक्स में अलग अलग है। सो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि अगर आप ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस को जाके ऐड कर दें वहाँ पे, कि जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ही बस चलता रहे कि कितना परसेंट क्या है और कितना परसेंट क्या है। सो इट इज़ बेटर कि आप आसानी, ये इसमें आपकी भी आसानी है एक तरह से, इन अ सेंस कि आप जो है ना वो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा हल्का ले सकते हैं एपिडेमियोलॉजी वालों को। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठ के परसेंटेजेस रट रहे हो कि फ़लाँ चीज़ 50% है, फ़लाँ 40% है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो परसेंटेज वेरिएबल है, क्योंकि हमें क्या पता, ये बुक 10 साल पहले छपी थी, उस वक्त चिड़िया की पॉपुलेशन 9% थी, अब पता नहीं 15% हो या 7% हो, नो वन नोस। तो बुक्स में ये वेरिएबल चीज़ें, दीज कैन बी लेफ्ट या दीज कैन बी निगलेक्टेड, सेमी निगलेक्टेड कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबाद। इसी के साथ हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो एंड होता है, और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह आज हमने बायो को कवर किया है, डेफिनेटली हम अपने दीगर सब्जेक्ट्स को भी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी जो हमारी रिस्पेक्टेड फैकल्टी है उनको लाके इसके ऊपर बात करें। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, एंड इंशाल्लाह सी यू सम मोर टाइम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।